अच्छा, हमने कल जो है वो एनडी ग्लास लेज़र्स जो हैं उनको स्टडी किया था, उसकी वही सेम वर्किंग थी, तो मैंने आपको बता दिया था। आज हमने सेमीकंडक्टर लेज़र्स स्टडी करनी है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर वो सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र की, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं लेज़र के अंदर वो सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र की है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो रेंज करती हैं पॉइंटर से लेकर डीवीडी प्लेयर तक, ठीक है। पॉइंटर से लेकर डीवीडी, आपको इस्तेमाल करता है डीवीडी प्लेयर हैं? हाँ, में से कोई करता है? अब तो नहीं लोग करते हैं इस्तेमाल। हाँ, जब नई वो हुआ था ना, तो उस वक्त जब नया वो सीढ़ियाँ होती थी वो लगाते थे लोग, बहुत सीढ़ियाँ खरीदते। अब तो खैर वो ज़माने ख़त्म हो गए। अब तो सारा कुछ जो है वो मोबाइल पे हो जाता है। अगर डेटा सेव करना है तो वो USB में हो जाता है। हार्ड डिस्क आ गई है इतनी बड़ी टेराबाइट्स की। तो बहरहाल जी उस वक्त उस ज़माने में जो है इसका एक इस्तेमाल जो है वो DVD प्लेयर्स के अंदर होता था। ये डिवाइसेस जो हैं ये टाइनी होती हैं और इनको इजी होता है ऑपरेट करने का, ठीक है। दीज डिवाइसेस आर टाइनी एंड ईजी टू ऑपरेट। मोस्ट ऑफ द लेज़र जो डायोड लेज़र हैं ये ऑपरेट करती हैं इन इंफ्रारेड रीजन्स, इंफ्रारेड या रेड रीजन्स के अंदर। इंफ्रारेड या रेड रीजन जो होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर ऑपरेट करती हैं, दे ऑपरेट इन द इंफ्रारेड के अंदर और रेड रीजन्स या रेड रीजन्स के अंदर स्पेक्ट्रम के। तो न्यू डायोड्स जो हैं उनको डेवलप किया गया है जो कि प्रोड्यूस करते हैं अब आउटपुट इन ब्लू एंड वायलेट, यानी कि अब कुछ ऐसी भी सेमीकंडक्टर आ गई हैं कि जो ब्लू और वायलेट के अंदर भी ऑपरेट कर लेती हैं, ब्लू एंड वायलेट। दे कैन ऑपरेट इन ब्लू एंड वायलेट। ब्लू एंड वायलेट में कुछ नए जो हैं उनकी मदद से ये नए कुछ सेमीकंडक्टर जो हैं वो बनाए गए हैं, तो ये उसमें भी ऑपरेट जो हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नीड होती है कि ये वायलेट और ब्लू किस में आते हैं, ये शॉर्टर वेवलेंथ में आते हैं, हायर वेवलेंथ से। रेड की वेवलेंथ हाई होती है, ब्लू या वायलेट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो हायर से शॉर्ट के अंदर भी आप इन लेज़र्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी स्टोरेज है, हायर डेंसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज, उसके लिए फिर आपको जो है वो इंफ्रारेड वेवलेंथ यूज़ करनी पड़ती है। यानी कि आपने ज़्यादा ऑप्टिकली जो है वो फोटॉन स्टोर करने हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा स्टोर करने हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए फिर इंफ्रारेड रीजन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो हाईली डेंस होता है, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। इंफ्रारेड जो होता है वो भी आगे आ रहा होता है, इनसे विजिबल के आगे होता है इंफ्रारेड, ठीक है। तो फॉर हायर ऑप्टिकल, अगर आपको हायर ऑप्टिकल डेंसिटी we need infrared region,
इसके लिए हमें इंफ्रारेड रीजन की ज़रूरत है। अब जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ज़्यादातर डायोड लेज़र्स के, ये इतने इम्प्रेसिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू गैस लेज़र के मुकाबले, लेकिन इनको बनाया जा सकता है एक्सीलेंट पंप सोर्सेस फॉर सॉलिड स्टेट लेज़र्स एंड जैंग लेज़र्स, जिनको अगर कंबाइन किया जाता है हार्मोनिक जनरेशन टेक्निक्स के साथ, जहाँ पर हाई क्वालिटी डायोड पंप सॉलिड स्टेट्स जो हैं लेज़र्स पॉसिबल होती हैं, जो ज़्यादा कम्पैक्ट होती हैं और ये ग्रीन से वायोलेट रीजन तक पॉसिबल स्पेक्ट्रम जो है वो देती हैं। यानी कि आप वैसे तो इन लेज़र्स की जो है वो गैस लेज़र्स के मुकाबले में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना, एक्चुअली वो गैस लेज़र्स होती हैं, तो उनके मुकाबले में इतनी इम्प्रेसिव तो नहीं है। लेकिन अगर आप इनको ऐसे पंप सोर्सेज, यानी कि इनको एक्साइट करने के लिए इन लेज़र्स को ऐसे पंप सोर्सेज जो हैं वो यूज़ करें जिसमें ऐसी लेज़र्स हो जैसे ND जैंग है या YVOW लेज़र है, तो उसमें हार्मोनिक जनरेशन का मतलब होता है बार बार ऑसिलेशन कर रही हो, ठीक है। तो उन हार्मोनिक जनरेशन टेक्निक्स के ज़रिए हम इनको इतना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि ये किसके बराबर आ जाए, गैस लेज़र्स के बराबर आ जाए, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर लेज़र है। और जब ये गैस लेज़र्स के बराबर आएंगी तो इसमें जो रेडिएशंस निकलेंगी वो रेडिएशंस ग्रीन से अल्ट्रा वायलेट तक भी जा सकती है। इंफ्रारेड नीचे होता है ना, उसके ऊपर जब ग्रीन और वो फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद एक्स रेज और गैमा रेज, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। सबसे ऊपर गैमा रेज होती है, सबसे नीचे रेडियो वेव होती है, उनके दरमियान में ये सारे आते हैं। इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड के ऊपर इंफ्रारेड, उसके आगे फार इंफ्रारेड, उससे ऊपर विजिबल, उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट, उसके ऊपर एक्स रेज एंड देन गैमा रेज, ठीक है। तो अगर अच्छे पंपिंग सोर्सेज हों, यानी कि सॉलिड स्टेट लेज़र्स के, उनको आप फॉल करें इनके ऊपर, तो आप इनकी आउटपुट ऐसी ले सकते हैं कि जो कंपेरेबल होगी किसके साथ, गैस लेज़र्स के साथ। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है देखते हैं पहले डायोड लेज़र्स पर के लेज़र डायोड। अब लेज़र डायोड जो है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिमिलर होती है टू LED, लाइट एमिटिंग डायोड की, ठीक है। A laser diode is a similar device like LED, mean light emitting diode, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड की तरह की ये एक डिवाइस होती है। इसको स्पेशली फैब्रिकेट किया जाता है PN जंक्शन से। डायोड के अंदर क्या होता है, PN जंक्शन ही होता है। तो ये PN जंक्शन जो है ये क्या करता है, ये एमिट करता है कोहेरेंट लाइट, जिसके अंदर ऑल वेव्स आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट लाइट क्या होती है, कोहेरेंट लाइट वो होती है जो इन फेज़ होती है। इन फेज़ का मतलब है कि उसके अंदर जितनी वेव्स आ रही होंगी वो सारी इन फेज़ होंगी। जब वो सारी इन फेज़ होंगी तो वो मोनोक्रोमेटिक होंगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब उनकी सेम वेवलेंथ्स होंगी, सेम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये इस तरह की वेव्स जो हैं उनको प्रोड्यूस ये करती हैं। तो PN जंक्शन जो है यहाँ पर वो यूज़ होता है टू प्रोड्यूस लेज़र लाइट। PN जंक्शन से आप लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड, PN जंक्शन क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड है। तो PN जंक्शन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लेज़र लाइट। PN जंक्शन
इज़ यूज टू प्रोड्यूस लेज़र लाइट। तो पी एन जंक्शन जो है ये इस्तेमाल होता है लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए हम इस डिवाइस को क्या कहते हैं, लेज़र डायोड। ठीक है। सो दिस डिवाइस इज नोन एज लेज़र डायोड। तो इसीलिए हम इस डिवाइस को लेज़र डायोड का नाम जो है वो देते हैं। अब वर्किंग जो है इसकी लेज़र डायोड की वर्किंग, तो वर्किंग ऑफ लेज़र डायोड टेक्स प्लेस इन मेन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के अंदर इसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट होती है और वो 3 स्टेप्स हम 1 बाय 1 करके उसको स्टडी करते हैं। लेज़र डायोड क्या है, क्या चीज़ हुई लेज़र डायोड, जो लाइट प्रोड्यूस करता है। पीएन जंक्शन से ही लाइट निकल रही, ठीक है। तो पहला स्टेप इसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्प्शन। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर एक एटम पड़ा हुआ है तो ये उठ के ऊपर जाता है, तो ये इधर से ऊपर जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के लेवल में एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के बाद लोअर से हायर लेवल में, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो फिर एटम भी लोअर से हायर लेवल के अंदर चला जाएगा। तो ये इस फिगर को कहते हैं एनर्जी अब्जॉर्प्शन। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करता है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल को बाय अब्जॉर्बिंग एनर्जी। जब ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तो अब्जॉर्ब करने के बाद ये नीचे से उठकर ऊपर चला जाता है। अब जो लेज़र डायोड है ये कंसिस्ट करता है पीएन जंक्शन के ऊपर, और पीएन जंक्शन के ऊपर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन हैज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। पीएन जंक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। होल का मतलब होता है जहाँ पर एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई सर्टेन वोल्टेज अप्लाई किया जाता है पीएन जंक्शन को तो इलेक्ट्रॉन करते हैं अब्जॉर्ब एनर्जी और इनकी ट्रांजिशन होती है किस तरफ, हायर लेवल की तरफ। मतलब कोई वोल्टेज देने का मतलब क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो वोल्टेज देने का मतलब होता है आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आप पीएन जंक्शन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से उठकर हायर लेवल में चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अब ओरिजिनल पोजीशन जो आ गई है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गई। अब ज़ाहिर बात है इस इलेक्ट्रॉन ने इस स्टेट के अंदर कुछ अर्सा स्टे करना है और फिर इसने वापस अपनी निचली स्टेट के अंदर जाना। वो फॉरएवर तो वहाँ पर नहीं रहता, वो अगर मेटास्टेबल स्टेट हो तो 10 की पावर -3 सेकंड तक जो है वो वहाँ पर रहता है, उसके बाद उसने वापस आना ही होता है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे करते हैं इस एक्साइटेड स्टेट में और रिकम्बाइन करते हैं विद होल्स। एक्साइटेड में जाके वहाँ पर होल भी होते हैं, उनके साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो ये जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन टाइम। ये जो स्मॉल टाइम है ना, द स्मॉल टाइम फॉर स्टेइंग ऑफ
electrons in the excited level is known as recombination टाइम। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिकम्बिनेशन टाइम का। इसमें ये स्टे करता है अपर, या इसको आप अपर स्टेट लाइफ टाइम ही कहते हैं। तो ये जो रिकम्बिनेशन टाइम है इज़ अबाउट ऑफ ए नैनो सेकेंड फॉर मोस्ट डायोड लेज़र। तो ये टाइम कितना होता है? नैनो सेकेंड्स का होता है फॉर मोस्ट डायोड लेज़र्स, ज़्यादातर जो डायोड लेज़र्स हैं उनके लिए। ठीक है जी, ये हो गया पहला प्रोसेस। अब आ गए आप दूसरे प्रोसेस पे। ये प्रोसेस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम अगेन अगेन एंड अगेन। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की भी आप फिगर देखें कि अब ज़ाहिर बात है वो जो ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन उसने नीचे भी आना है, और नीचे आएगा तो उसके नतीजे में एक फोटॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फॉल बैक कर रहा है यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल। तो एटम एक्साइट से डी एक्साइट हुआ और उसके नतीजे में एक फोटॉन निकल गया। तो जब अपर स्टेट लाइफ टाइम जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है फोटॉन्स के अंदर। अब ज़ाहिर बात है, अगर ये लेवल E2 है और ये E1 है तो इनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है? डेल्टा E, E2 माइनस E1 इज कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स। तो ये तो फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फोटॉन होते हैं इनकी एनर्जी HC ओवर लैम्डा के बराबर होती है। तो सेम प्रोसेस जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इन LEDs, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड्स के अंदर भी जिस तरह जो लेज़र डायोड के अंदर प्रोसेस यूज़ होता है वो ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है, मेरा ख्याल है आपने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में पढ़ो, 4th सेट में पढ़ो है ना उसके अंदर। तो ये वही वाला सारा प्रोसेस जो है इसके अंदर है। तो एनर्जी जो होती है इमिटेड फोटॉन की वो कहाँ से आती है? वो इन दो लेवल के डिफरेंस से। फोटॉन कहाँ से पैदा हो रहा है? इन दो लेवल के डिफरेंस। और फोटॉन कब है? जब हम पार्टिकल नेचर ले रहे हैं। वैसे आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आ गए तीसरे नंबर के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो असल काम दिखाएगा लेज़र के लिए, वो क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए ज़रा फिगर्स देखते हैं आप कि ये तो पहले ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है, ये निचला लेवल है और यहाँ से ये नीचे आया। ठीक है जी, और इधर से एक फोटॉन निकला और फिर दूसरा फोटॉन जो है वो निकला। ठीक है, ये क्या है? एमिटेड फोटॉन्स। इसको E2 कह लें, इसको E1 कह लें, इसको भी E2 कह लें, इसको E1 कह लें। अब आप यहाँ पर पहले से
इलेक्ट्रॉन था हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि एटम पहले से इधर था, तो आपने इसको एक्साइट किया, ये एक्साइटेशन दी इसको, ये एक्साइटिंग फोटॉन है। अब ये एक्साइटिंग फोटॉन क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में है वो जाएगा नीचे की तरफ, इसको ये ट्रिगर करेगा कि ये नीचे की तरफ जाए। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से एक फोटॉन निकलेगा, और एक फोटॉन पहले भी निकल रहा है, किस वजह से, स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से। तो अब एक फोटॉन आया और उसने दो निकाल दी, इसका मतलब है कि लाइट क्या हुई, वो एम्पलीफाई हो गई। तो जब हमें कोहेरेंट फोटॉन्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है लेज़र डायोड से, then the ones emitted through process of spontaneous emission, तो एक पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर जो है उसको यूज़ किया जाता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द डायोड। डायोड की एक साइड पे पार्शली सिल्वर्ड जो है वो मिरर वो रख देते हैं। तो जो फोटॉन रिलीज होते हैं इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो ट्रैप हो जाते हैं किसके अंदर, पीएन जंक्शन में, मतलब उन्हीं के अंदर ट्रैप हो गए, बार बार क्या कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ रिएक्ट कर। अब पीएन जंक्शन के क्या है अंदर, इलेक्ट्रॉन है, अब उनके साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो निचली स्टेट से टूटकर ऊपर जा रहा है, या अगर पहले ऊपर स्टेट में था तो वो उसको धक्का दे के नीचे की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, उसको धक्का दे के वो नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो ये कंसंट्रेशन जो है ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाती है, यानी कि आपको एक ख़ास वैल्यू होती है जो इंसिडेंट करना होता है फोटॉन, उस वैल्यू तक का इंसिडेंट करेंगे, रेजोनेंस होगी, मैच करेंगे तो फिर ट्रांजिशन अकर, अगर उससे नीचे का फोटॉन होगा तो वो ट्रांजिशन को अकर नहीं करवाएगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है लेज़र के अंदर। तो ये ट्रैप्ड जो फोटॉन्स हैं स्टिमुलेट करेंगे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे होल्स के साथ इवन बिफोर देयर रिकम्बिनेशन टाइम, अपने रिकम्बिनेशन के टाइम से पहले। तो इसके रिज़ल्ट में ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो निकलेंगे जो कि एग्जैक्ट फेज़ में होंगे इंसिडेंट फोटॉन्स के साथ। ये फोटॉन्स आया, लगा नीचे के बैगा, यहाँ से निकले फोटॉन्स, तो ये क्या है, ये इनके साथ इन फेज हैं। तो इसका मतलब है कि आउटपुट के ऊपर अब आपको जो फोटॉन्स मिल रहे हैं वो क्या हो गए हैं, वो एम्पलीफाइड हो गए, ठीक है, उनकी वो एम्पलीफिकेशन। तो जब भी फोटॉन जो है उसकी कंसंट्रेशन गोज होती है अबव थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर चली जाती है, दे एस्केप पार्शियली फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग मिरर रिजल्टिंग इन ए ब्राइट मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। तो जब भी इन फोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि एक मिनिमम वैल्यू से बढ़ जाती है, तो ये उस रिफ्लेक्टिंग मिरर जो आपने डायोड के एक साइड पे रखा होता है उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायोड के अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट्स हो जाती है। ऑसिलेशन का मतलब क्या, बार बार एटम एक्साइड डी एक्साइड एटम डी एक्साइड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन कर रहे हैं, फिर एटम एक्साइड डी एक्साइड हो रहा है, तो एक लेज़र जो है वो एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर बाहर जो है वो निकलना शुरू जो है वो हो जाती है। अच्छा, अब जो कंस्ट्रक्शन है इस लेज़र की, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन जो है इस लेज़र की, ये मैं जो है ना अभी फिर कंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव लेफ्ट ओनली 1 मिनट। आसान है इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत, उसके बाद फिर होमो जंक्शन, ठीक है, आई विल एंड इट हियर।